एक ऐसा घर विच इज़ अ पोर्टल टू हेल, जिस घर में 200 से ज़्यादा आत्माएं रहती है। अ डीमन हाउस, जिस घर में जो भी आदमी गया है आज तक उसकी मौत पक्की है। ये है कायूगा इंडियाना का विलो वीप AKA डीमन हाउस। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी कि इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करते हो उसका मतलब होता है कि आप एक स्टोरी लाइन, एक पार्ट स्किप कर रहे हो स्टोरी का। अगर आप उसको स्किप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहानी पूरी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। सो नाउ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लेट्स गेट इनटू इट। इस घर के अराउंड काफ़ी क्रीपी कहानियाँ फेमस है। इस घर को वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाउसेस में गिना जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, एमिटीविल के बाद जिस घर का नाम आता है वो है द विलो वीप। इस घर से रिलेटेड कहानियाँ सुनने के बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी दंग रह गए थे। इस घर में जो भी कभी गया है उसकी मौत पक्की है, वो किसी न किसी कारण से मरता ही है। सबसे पहली बार इस घर को रॉबर्ट सैंडलिन नाम के एक इंसान को बेच दिया जाता है और इस घर को खरीदने के सिर्फ कुछ ही महीने बाद रॉबर्ट की काफ़ी मिस्टीरियस मौत हो जाती है। 1999 में एक कपल कर्टिस और शेरिल स्किनर इस घर को खरीदते हैं। इस घर में इस दो कपल के साथ इनके 2 बच्चे भी रहते थे, लेकिन 2001 में शेरिल स्किनर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और ठीक 8 साल बाद लंग कैंसर से पीड़ित कर्टिस स्किनर अपने आप को शूट कर देता है। अब फिर से 2010 में ब्रेंडा जिमरमैन नाम की एक औरत इस घर को खरीदती है। वो अपने बेटे के साथ इस घर को रेनोवेट करने का प्लान करती है। इस घर को रेनोवेट करने के टाइम काफ़ी सामान आसपास पड़े थे और ठीक उसी टाइम पर अचानक से दीवार से खड़ी एक लकड़ी ब्रेंडा के बेटे के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद उनको भारी चोट आती है। इस इंसिडेंट के बाद ब्रेंडा वर्कर्स को बुलाती है इस घर को रेनोवेट करने के लिए। उस घर को रेनोवेट करने के टाइम पर उन वर्कर्स को उस घर से एक इंसानी हड्डी मिलती है, जिसको देख करके सब शॉक हो जाते हैं। फौरन ब्रेंडा इस हड्डी को लेकर के पुलिस स्टेशन जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद ब्रेंडा को इस घर के बारे में और जानना था, इस घर की पूरी हिस्ट्री जाननी थी। किसी इंसानी हड्डी का उनके घर में होना, अचानक से किसी दीवार से पड़ी एक लकड़ी का उसके बेटे पर गिर जाना, ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रेंज थी। ब्रेंडा इस घर के पिछले ओनर से बात करने की कोशिश करती है, यहाँ के आस पड़ोस के लोगों से बात करने की कोशिश करती है और एक नेबर की मदद से उसे एक कहानी पता चलती है। 1940 में एक विधवा औरत अपने 2 बच्चों के साथ इस घर में रहने के लिए आई थी। उस औरत की पास्ट में 3 शादियां हो चुकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके तीनों पति की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। मतलब कि उसने पहली शादी की, फिर उसके उस पति की मौत हो गई, फिर उसने दूसरी शादी की, उसके दूसरे पति की मौत हो गई। ऐसे करते करते उसके तीनों पति की काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। उसकी एक 6 साल की बेटी थी और एक टीनेजर बेटा था और एक दिन अचानक से उसकी बेटी गायब हो जाती है। काफ़ी ढूंढने के बावजूद उसे उसकी बेटी का पता नहीं चलता है और एक दिन घर के आसपास उसे अपनी बेटी की डेड बॉडी मिलती है। उस औरत ने अपनी बेटी की बॉडी उस घर के आसपास ही बरी कर दिया। इस इंसिडेंट के बस कुछ ही दिनों बाद इस औरत का बेटा अपनी जान ले लेता है। वो खुद को हॉल के दरवाजे से फांसी लगा लेता है। अब उस हड्डी को देख करके लग रहा था कि ये हड्डी किसी इंसान की है और मोस्ट प्रोबेबली ये हड्डी उन दोनों बच्चों में से ही किसी एक की थी। अब ये र्यूमर्स थे कि उस औरत ने ही अपने तीनों पति और अपने दोनों बच्चों को मार दिया था, इसीलिए उसने किसी की भी नॉर्मल फ्यूनरल अरेंज नहीं कराई थी। उसने खुद से उन लोगों की बॉडी को बरी कर दिया था। इस कहानी को जानने के बाद ब्रेंडा के साथ काफ़ी अजीब घटनाएं होने लगी। उसके शरीर पर स्क्रैचेस आते थे, उसको अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, दरवाजे आपस में स्लैम करते थे, जिसके बाद ब्रेंडा इस घर को बेच देती है। अब 2011 में लटोया एमंस नाम की एक औरत इस घर को खरीदती है। लटोया एमंस इस घर में अपनी माँ रोज़ा कैंपबेल और 3 बच्चे के साथ, जो कि 7, 9 और 12 साल के थे, उनके साथ इस घर में शिफ्ट हो जाती है। घर पे मूव इन करने के कुछ समय बाद ही लटोया एमंस अपने घर के सामने वाले पोर्च के हिस्से में काफ़ी फ्लाइज़ को नोटिस करती थी। काफ़ी छोटे छोटे फ्लाइज़ जो होती है वो आकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते थे। ऐसा लग रहा था वो किसी चीज़ को सराउंड कर रहे हैं। लटोया की माँ को बेसमेंट से किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देते थे, दरवाज़ों से आवाज़ें आना, दीवारों से आवाज़ें आना। इनफैक्ट शी ऑल्सो सॉ अ फिगर इन द फ्रंट पोर्च। लटोया की माँ रोज़ा कैंपबेल को अक्सर किसी ने गला दबा के मारने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, लटोया की 12 साल की बेटी एक दिन बेड पर लेटी हुई थी और अचानक से वो हवा में लेविटेट करने लग जाती है।
लटोया की बेटे की आंखें अक्सर सफ़ेद हो जाया करती थी। उसने ये तक बताया था कि उसका बेटा अक्सर दीवारों पर उल्टा चढ़ने लगता था। दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। इस घर में 3 एक्सोर्सिज्म कराए गए, जिसके बाद यहाँ इस घर से कोई भी डिमोनिक प्रेजेंस नोटिस नहीं की गई। अब इस घर के शेप को लेकर भी काफ़ी थ्योरीज है। इस घर का शेप एक इन्वर्टेड क्रॉस की तरह दिखता है। इस साइन के पीछे कई थ्योरीज हैं, जैसे पहला कि इस घर का इन्वर्टेड क्रॉस की तरह होने का ये मतलब है कि इस घर से ऑटोमेटिकली स्पिरिट्स, डीमंस अट्रैक्ट होते हैं और उन्होंने इस घर को अपना घर बनाया है। दूसरा ये है कि दिस हाउस एक्ट्स एज अ पोर्टल टू हेल। और तीसरा एंड द मोस्ट रेलेवेंट दैट ये घर एक इंडियन बोरियल ग्राउंड के ऊपर बना था। अगर आपको इंडियन बोरियल ग्राउंड के बारे में नहीं पता तो मैंने एमिटिविल वाले वीडियो में उसको डिस्कस किया है। अगर आपको शॉर्ट में जानना है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो इंडियन बोरियल ग्राउंड्स वो साइट्स होते हैं, वो ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर नेटिव अमेरिकन की बॉडी को बरी किया गया था। अब मैं इस वीडियो के लिए इतना ही एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज अगर मैं दोबारा से उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हो। अब ये तो थे कुछ इंसिडेंसेस जो इस घर में एक्चुअली हुए थे, रियलिटी में हुए थे। यहाँ पर जो थ्योरीज बनी थी इस घर को लेकर के, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड थी। अब चलिए इस घर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 1890 में ये घर जेसी स्काइज नाम के एक इंसान ने बनवाया था, जिसका एक जनरल स्टोर था और एक छोटा सा फार्म भी था। इस घर का नाम विलो वीप इसलिए पड़ा क्योंकि इस घर के बगल में काफ़ी बड़ा सा विलो ट्री हुआ करता था। अब इस घर में जेसी स्काइज, उसकी बीवी एलिजाबेथ स्काइज और उनका एक छोटा बेटा रहता था। अब इनके बेटे का नाम मुझे सही तरीके से कहीं मिला नहीं, लेकिन इस वीडियो में हम इसे इमैनुअल बुलाएंगे। जेसी को फ्रीक्वेंटली एपिलेप्टिक एपिसोड्स होते रहते थे। जेसी के फार्म में उन्होंने कई सारे हॉग्स को पाल रखा था जिनकी वो फार्मिंग करते थे, और इनका ये फार्म घर से थोड़ी दूर जंगल की ओर था। अब इनके घर के पड़ोस में एक और घर था जहाँ पर एक और लड़की रहती थी जिसका नाम था मैरी एन पेटी। इमैनुअल बड़ा होकर के इनसे शादी करता है, जिसके बाद उनके 6 बच्चे हुए। सब अच्छा चल रहा था अंटिल 1874, जब जेसी ने अपने खुद के बेटे की बेटी का रेप किया। क्योंकि ये बात बाहर ना जाए, उनकी बदनामी ना हो, इन लोगों ने इस पूरे इंसिडेंट को घर के अंदर ही, फैमिली के अंदर ही रिजॉल्व कर दिया। लेकिन अब जो होने वाला था उसका किसी को भी आइडिया नहीं था। एक दिन जेसी अपने रूटीन एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हुए फार्म की ओर जाता है, जो कि जंगल के साइड था। वो अपने फार्म जा रहा था अपने उन हॉग्स को फीड करने के लिए, उनको खाना देने के लिए। जैसे ही फार्म में पहुंचा, जैसे ही वो अपने उन हॉग्स को खाना देने के लिए आगे बढ़ा, उसे अचानक से एपिलेप्टिक अटैक आता है और वो बेहोश होकर के उस फार्म के अंदर गिर जाता है। एलिजाबेथ ने ये चीज़ नोटिस की कि घर आने में जेसी को और दिन के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा है। एलिजाबेथ काफ़ी परेशान हो रही थी और वो जेसी को ढूंढते ढूंढते अपने फार्म पर गई, और वहाँ जो उसने देखा वो देख करके वो ज़ोर से चिल्लाई। जब जेसी को अटैक आया था और जब वो उस फार्म के अंदर गिरा था, फार्म के अंदर हॉग्स ने उसको नोच करके खाना शुरू किया। एलिजाबेथ को जो दिखा वो था जेसी के शरीर का आधा हिस्सा। अब ऑब्वियसली जेसी वॉज डेड एट दिस पॉइंट। इस पूरे सीन को देख करके एलिजाबेथ को काफ़ी बड़ा सदमा लगा था, वो शॉक में चली गई थी। इनफैक्ट उसको मेंटल असाइलम में डालना पड़ा था, जिसके बाद घर और फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इमैनुअल के ऊपर आ जाती है। एलिजाबेथ कुछ सालों बाद घर वापस आती है इमैनुअल के बाद, लेकिन कुछ ही समय बाद एलिजाबेथ की मौत हो जाती है। इसके बस कुछ समय और बाद इमैनुअल की ब्रेन हैमरेज से मौत हो जाती है। कुछ ही समय बाद ये घर अबैंडन हो जाता है। नो वन नोज कि इमैनुअल की वाइफ और उसके बच्चे कहाँ गए। अब यहाँ पर इस घर से रिलेटेड हमारी हिस्ट्री खत्म होती है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम। फाइनली इस घर को जैक बैगिंस नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने खरीदा। उन्होंने ये घर $35,000 में खरीदा था। जैक बैगिंस एक काफ़ी ज़्यादा फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिन्होंने अपने पूरे करियर में 1000 से भी ज़्यादा केसेस पे काम किया है। जैक ने इस घर के बारे में काफ़ी सुन रखा था क्योंकि ये घर था ही इतना फेमस, और अपने टीम मेंबर के साथ मिलकर के उनका प्लान था कि इस घर के पीछे की पूरी मिस्ट्री वो रिजॉल्व करें। जैसे ही इन्होंने ये घर खरीदा, दे स्टार्टेड देयर यूजुअल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर स्टफ। दे ट्राइड सेवरल मेथड्स टू कॉन्टैक्ट विद दीज स्पिरिट्स। जैक ने ऑफ कोर्स इस घर के बारे में सुन रखा था, लेकिन जिस चीज़ ने जैक को इस घर से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो था एक सपना। इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने से पहले, इस घर को खरीदने से पहले, जैक को एक काफ़ी अजीब सा सपना आया था, जहां उन्होंने एक डीमन को देखा जो कि एक गोट की तरह दिखता था।
शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में जैक के क्रू मेंबर्स ने इस घर के सीलिंग से कुछ ग्रीन सा फ्लूइड नोटिस किया। उनके एक क्रू मेंबर्स ने इस फ्लूइड को गलती से छू दिया था, जिसके बाद उनका हाथ पूरा सुन्न पड़ गया था, जिसको ठीक करने के लिए उनको कुछ मेडिसिन लेनी पड़ी थी। जैक का इस घर को खरीदने का सिर्फ एक मकसद था, इस घर के पीछे की मिस्ट्री को रिजॉल्व करना। सीसीटीवी में एक क्लिप रिकॉर्ड हुआ था जहां पर जैक अपने क्रू मेंबर्स के ऊपर चिल्ला रहे थे। जिसके बाद उन्होंने उनको घर से निकाल दिया था। इस इंसिडेंट के बारे में जैक को कुछ भी याद नहीं है। अगले दिन एक और इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ जहाँ पर एक और टीम मेंबर किसी के ऊपर चिल्ला रहा था। वो काफ़ी चिल्ला रहे थे और उनका ये कहना था कि ये जो पूरा उनका प्रोजेक्ट है ये इनको मेंटली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। बाद में उन्होंने बताया कि उनको एक फिगर बार बार दिख रहा है जो कि एक गोट की तरह दिखता था। द सेम फिगर जो जैक के ड्रीम्स में आया था। इस घर के दीवारों पे एक बर्न मार्क मिला था जो कि अगेन उस गोट की तरह दिखता था। जैक के ड्रीम्स में उस गोट जैसे फिगर का आना, जैक के क्रू मेंबर्स का उस गोट जैसे फिगर का दिखना, उस वॉल पे वो फिगर बना होना, इट कांट बी कोइंसिडेंस। फाइनली जैक एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के साथ मिल करके इस घर को इन्वेस्टिगेट करने का प्लान करते हैं। वो जब इस घर को छोड़ करके अपने होटल में रहने के लिए गए तब किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। और इसके बाद इससे भी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ क्या पता चलती है कि धीरे धीरे उनके सारे ऑर्गन्स फेल होने चालू हो गए। ये आदमी इस घर में आने से पहले एकदम हेल्दी थे। अब एमिटीविल के तरह भी इस घर में रह रहे कुछ एक्स ओनर्स का ये कहना था कि इस घर में उन्होंने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ हो रही थी, यहाँ पर रह रहे एक्स ओनर्स के साथ रह रही थी, यहाँ पर मिस्टीरियस डेथ्स हो रखी थी। उनका भी ऐसा कहना था कि जो लटोया एमंस है वो झूठ कह रही है, वो अपने जो रेंट है उसको अवॉइड करने की ऐसे ऐसी कहानियाँ बना रही है, क्योंकि इस घर से रिलेटेड थोड़ी बहुत ऐसी कहानियाँ थी पास्ट में। ये घर शैतानी माना जाता था क्योंकि यहाँ पर जो भी रहता था उनकी मौत हो जाती थी। जैक नहीं चाहते थे कि इसके बाद और किसी की लाइफ रिस्क पर आए, इसीलिए उन्होंने इस घर को फाइनली खुद ही इन्वेस्टिगेट करने का प्लान किया, विच वॉज नॉट अ गुड डिसीजन। उन्होंने इस घर को बाहर से पूरा पैक कर दिया ताकि बाहर का कुछ भी छोटा सा भी पार्टिकल इस घर के अंदर ना आ पाए। उन्होंने खिड़की ब्लॉक कर दी, दरवाजे ब्लॉक कर दिए और इस घर के अंदर जैक अकेले थे बट विथ सेवरल कैमरास। ये क्लिप तब की है जब रात के टाइम पर जैक सोने के लिए गए थे। जैक की नींद अचानक से खुली और वो किसी के ऊपर चिल्ला रहे थे। Get away from me. Get away. जैक को इस इंसिडेंट ने इतना इम्पैक्ट किया कि उनको डबल विजन्स हो गए, उनकी आंखें खराब हो गई। ही वॉज रिकमेंडेड प्रिज्म ग्लास फॉर लाइफ। अब इस केस से रिलेटेड बाकी जितने भी लोग थे उन लोग के साथ कई हादसे हुए, जैसे कि जो भी पुलिस ऑफिसर्स इस केस से रिलेटेड जुड़े थे, इस घर से रिलेटेड थे, कई लोगों के खतरनाक एक्सीडेंट्स हुए जिसके कारण उनकी कुछ हड्डियां टूटी, उनको इंजरीज आए। मतलब किसी ना किसी तरीके से ये घर उनको अफेक्ट कर रहा था। कुछ लोगों को जानलेवा बीमारियां हो गई, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन लोगों ने यहाँ तक कि अपनी जान लेने की कोशिश की। अब जैक नहीं चाहते थे कि ये इंसिडेंट्स, ये घर किसी और की जान ले, किसी और को अफेक्ट करे, इसीलिए 2016 में जा कर के जैक बैगन्स ने इस घर को डिमोलिश करा दिया। एंड दैट वाज द एंड ऑफ विलो वीप, दैट इज द डीमन हाउस। So this was the story of Willow Weep, that is Demon House. इस घर को अमेरिका का one of the most haunted places में गिना जाता है। Amityville is one of them too. अब आप भी सोच रहे हो कि आखिर इस घर में पोजेशन था किसका, किसने इस घर को पोजेस किया था, किन सारे स्पिरिट्स ने पोजेस कर रखा था। ऑब्वियसली वो 200 स्पिरिट्स थे, पर किसके? Was it the curse of Emmanuel's daughter who was raped by his grandfather, or was it the curse of the Indian burial ground? I hope you got as scared as I did
आई एम अलोन इन दिस रूम. अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं ऐसे वीडियोज़ इस टाइम पे शूट करती हूँ. Proud of me. Anyways, that is it for this video. If you like this video, do drop a like, subscribe to this channel. Comments में मेरे को बताओ कि मैं और किस चीज़ के ऊपर बना सकती हूँ वीडियोज़. मेरे को आपके ओपिनियंस जानना है. आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कंप्लेंट है, कुछ भी सजेशंस है, तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखना. See, I can't speak. I'm like very scared right now. I want to sleep now. Anyways, that is it. I will see you in my next video then. Bye bye.